दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको लिख लो। इसको कोशिका का ऊर्जा शक्ति गृह कहते हैं। सबसे पहले इसे कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रही हूँ। कल हम लोगों ने समझ लिया था, आज इसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यह कोशिका का ऊर्जा शक्ति गृह होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑकर होता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। वायवीय श्वसन बताई थी ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रिएक्शन होगा उसको बोला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रकार का श्वसन होगा उसको बोला जाएगा वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ 38 ATP, यहाँ इट मेक्स 36 ATP एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एटीपी पे डिपेंड होता है, उसको एटीपी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी पर निर्भर होता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एटीपी। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, मैंने बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है। अब इसमें जो है केंद्रक के अलावा इनमें मदर डीएनए भी पाया जाता है, याद रखना। इनमें मदर डीएनए पाया जाता है, माता इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है। इनमें मदर डीएनए भी पाया जाता है, इसके अलावा इनमें माता डीएनए भी पाया जाता है। अब ये बताओ मेरे को, जो डिवीज़न होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो। पहला कौन सा और दूसरा? मेयोसिस। समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या होता है? सेल को डिवाइड होगा बट उसका जो वो रहता है प्लॉइड सेम एज अ डायरेक्ट। जैसे कि एक सेल है तो वो दो सेल होगा, लेकिन उसका एंड दोनों उसका भी एंड होगा। अर्धसूत्री में 46 हैं? क्या बोल रहे हैं? अर्धसूत्री में 46 जो रहते हैं वो भाग नहीं करता। 46 क्रोमोसोम भाग बढ़ता नहीं, जैसे इसमें समसूत्री में 2 भाग बढ़ जाते हैं 23। जीन को समसूत्री विभाजन क्या होता है? ये सोमेटिक होता है। सोमेटिक मतलब
इनमें अगर एक सेल जो है जैसा है वो अपना हूबहू वैसा ही सेल बनाएगा। अगर उसमें n नंबर ऑफ क्या है सेल है तो ये भी n नंबर में ही निकाल लेगा, n नंबर। और अगर अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, वो तो मम्मी पापा दोनों का n मिलकर 2n बना लेता है। n से क्या मिलकर बन रहा है, वो 2n बन रहा है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। समसूत्री विभाजन, इसको मैं रब कर रही हूँ। चलो अब डिवीज़न पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आएगा आप लोगों का सबसे पहले इसने क्या बताया है, चलो समसूत्री पहले वो भी बताऊंगी। देखो हमारे शरीर में दो टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं। एक तो पहला होता है सोमेटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। एक पहला कायिक कोशिकाएं, लिख दूँ मैं, लिख दूँ ज़्यादा बेटर होगा, लिख दो ना। एक पहला होगा कायिक कोशिकाएं और दूसरा होगा प्रजनन कोशिकाएं। जो कायिक सेल होंगी ना, जो आपका जो कायिक सेल सोमेटिक सेल होंगी, जब भी हमको चोट वोट लगता है ना, चोट लग गया या फिर हम गिर गए, इंजर्ड हो गए, तो वहाँ पर जो सेल का डिवीज़न होगा वो किस टाइप का होगा, वो सोमेटिक टाइप का होगा। और जब रिप्रोडक्शन होना है, स्पर्म और एग सेल आकर मिल गए, एग इंतज़ार किया, स्पर्म आकर मिल गया, तो जब वो बाइंड होता है तो वो जर्म सेल कहलाता है। दोनों जर्म सेल है, प्रजनन कोशिकाएं आपस में मिली, आपस में मिलकर क्या कर रही है, रिएक्शन को बढ़ा रही है। तो दोनों के जो डीएनए हैं, दोनों के एलील्स हैं, वो आपस में मिलकर क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं। कैरेक्टर का क्रॉसिंग ओवर होता है, तभी तो आधा कैरेक्टर मम्मी का, आधा कैरेक्टर पापा का पाया जाता है हमारे में। तो वहाँ पर जो डिवीज़न होगा ना बेटा, उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एन मिलकर 2n बन जाता है, मम्मी पापा का एन सेल मिलकर 2n बन गया। और हमेशा अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती है। आपका मियोसिस में क्या बनेगा, 4 सेल, और माइटोसिस में 2 बनेगा। समसूत्री में हमेशा 2 बनेगा। जैसे अमीबा डिवाइड होकर 1 से 2 सेल में डिवाइड होता है ना अमीबा, उसको क्या बोला जाता है, माइटोसिस बोला जाता है, समसूत्री विभाजन। तो उस तरीके के विभाजन को बोला जाता है समसूत्री विभाजन। और वो जिस सेल में परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं सोमेटिक टाइप के सेल या फिर कायिक सेल। ठीक, और हमेशा वृद्धि और विकास के लिए ही सेल का क्या होगा, डिवीज़न होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट करना ही है सेल का एकमात्र डिवीज़न का एकमात्र पर्पस क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। वृद्धि और विकास के लिए ही सेल का क्या होता है, विभाजन होता है, सिर्फ उसी के लिए। फिर हमको क्या करना है, वृद्धि करना है, हमारे जनरेशन को आगे बढ़ना है, मतलब विकास करना है। तो वृद्धि और विकास करने के लिए ही सेल का डिवीज़न होता है। और हमारे सेल में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि वो हिंदी मीडियम वाली है। कोशिका पाई जाती है, पहली है कायिक कोशिका, जिसको बोला जाता है सोमेटिक सेल। दूसरा जनन कोशिका, जिसको बोला जाता है जर्म सेल। जो सोमेटिक सेल जो रहता है, कायिक कोशिका जो रहता है, ये शरीर का निर्माण करता है, ये शरीर का निर्माण करता है, ये डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, जो सोमेटिक सेल है डिवीज़न। और
जो प्रजनन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये नर में मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल में एग का फॉर्मेशन करेगा, ओवम। जर्म सेल, प्रजनन जनन कोशिकाएं, जनन कोशिका ये क्या निर्माण करेगी, नर में वीर्य का निर्माण करेगी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जनन तंत्र है ये, और मादा में अंडाशय, ओवरी, ओवम, फिर डेवलपमेंट। ठीक है। अब कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं, समसूत्री और माइटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस। समसूत्री में 2n नंबर ऑफ सेल जाते हैं, जैसे है वैसा ही, और अर्धसूत्री में n नंबर ऑफ सेल चले जाते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार, पहला समसूत्री, मतलब कि जिसको बोला जाता है माइटोसिस। ये डिप्लॉयड टाइप के होंगे, है ना। और ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, अगुणित और द्विगुणित और अगुणित। गुणित मतलब n नंबर, और ये आपका द्विगुणित 2n नंबर। ठीक, ये गुणित होगा, हैप्लॉइड मतलब गुणित n नंबर, और ये द्विगुणित। वो जैसा है हूबहू वैसा ही बनाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है? समसूत्री विभाजन जैसा पेरेंट है हूबहू वो वैसा बनाएगा, पर जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है उसमें पेरेंट का आधा क्रोमोसोम ही आता है, मतलब कि n नंबर, मतलब हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड n। ठीक, नहीं है समझ में? आ गया ना? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन की अवस्था, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। इसको रब कर दूं? समझ में आ गया ये?
चलो हो गया, बताओ। बना लिया? लिख ले लिख ले। देखो ये क्या है, फेजेस है। ये जो फेज है इसको G1 फेज बोलते हैं,
ठीक है। ग्रोथ 1 ये आपका सिंथेटिक सिंथेसिस प्री आपका फेज़ है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। ये आपका G2 फेज़ है। फिर ये आपका ये M फेज़ है, मतलब कि ये आपका माइटोसिस फेज़ है। यहाँ पर आपका डिवीज़न होता है और ये शांत फेज़ है। ये चुपचाप पड़ा हुआ रहता है, डिवीज़न होके थोड़ी देर के लिए ये शांत हो जाता है। इसको लगभग होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं डिवीज़न होने में। बोलते हैं ना सेल डिवीज़न होने में कितना टाइम लगता है, लगभग 2 से 3 घंटा लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, फेज़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है, G1 फेज़ लेता है। 35 to 50% समय ये जो फेज़ है, ये सेल साइकिल का फेज़ है, इसमें चला जाता है। और G1S और G2 फेज़ को इंटरफेज़ भी कहा जाता है, ये तो पता ही है। उसके बाद इंटरफेज़ के बाद क्या होता है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, फिर एनाफेज़, लास्ट में टीलोफेज़। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस देन लास्ट में साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियन न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। समझ में आया। G1 फेज इसको पूर्व संश्लेषण अवस्था बोलते हैं। S फेज इसको संश्लेषण अवस्था सिंथेटिक पीरियड बोलते हैं। G2 फेज इसको की प्री सिंथेटिक फेज बोला जाता है। ठीक है, सॉरी पोस्ट सिंथेटिक पीरियड, पोस्ट उसको प्री सिंथेटिक पीरियड कहा जाता है। और M मतलब माइटोसिस फेज। और इंटरफेस क्या क्या कहलाता है, G1S और G2 पीरियड। ठीक है, अब हम समसूत्री विभाजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। समसूत्री विभाजन। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज, फिर दूसरा मेटाफेज, फिर तीसरा एनाफेज, फिर चौथा टीलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज में देखते हैं कि कैसा कंडीशन होता है। पहला प्रोफेज, ये सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। अब ये बीच का आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बिल्कुल कॉलॉइड, एकदम मुड़े मुड़े
प्रोफेस, इस तरीके का कंडेंस टाइप के क्या पाए जाएंगे, क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंस टाइप के क्या पाए जाएंगे, कॉइल्ड क्रोमोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवलप, उसके बाद कॉइल्ड क्रोमोसोम। ये है प्रोफेस की कहानी। यहाँ पर कंडेंस टाइप के दिखाई देते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंडेंस होता है और यहाँ पर ये गोले में कंडेंस टाइप का दिखाई देता है और ये सबसे प्रारंभ की अवस्था है, सबसे इनिशियल स्टेज है ये। और इसमें सेंट्रोमियर एक दूसरे पे इम्बेडेड होते हैं बहुत ज़्यादा, एकदम मतलब पूरे गुच्छे के जैसे, जैसे बाल का एक गुच्छा रख दो ना तो जैसे दिखाई देता है ना, तो सेम वैसा ही ये भी दिखाई देता है, वैसे एकदम गुच्छे के जैसे। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका मेटाफेस। अब प्रोफेस के बाद अब आपका, अब धीरे से क्या होगा, जो क्रोमोसोम है इसमें भी प्रोफेस, प्री प्रोफेस, मिडिल प्रोफेस, उसके बाद पोस्ट प्रोफेस आता है। और पोस्ट प्रोफेस आते आते ये क्या होता है ना, इस तरीके से हो जाता है ये। ये एक एक जीन है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये इसका सिस्टर क्रोमोसोम है, हूबहू वैसा ही दिखाई देगा। यहाँ पर जो एलील अगर हाइट का है तो यहाँ पर भी सेम वही पाया जाएगा। ठीक है, ये इसका, ये दोनों मिलकर एक जीन बनाते, एक क्रोमोसोम है, पेयर में रहेंगे हमेशा। ठीक है, ये इसका कॉपी है, पर ये दोनों एक दूसरे का क्या है, ये कुल मिलाकर क्या है, ये दो एलील है और ये एक जीन है, एक क्रोमोसोम है। कंफ्यूज मत होना, मैं पहली ही क्लास में आप लोगों को बता चुकी थी। ठीक है, अरे अभी मैं तो माइटोसिस बता रही हूँ, मियोसिस थोड़ी ना बता रही हूँ मैं। ये तो सिंपल बता रही हूँ मैं। ये तो संसूत्री विभाजन बता रही, फिर ना अर्धसूत्री विभाजन बताऊंगी मैं। ये इसी में ही आता है। ये आपका प्री प्रोफेस, अब ये आपका पोस्ट प्रोफेस। ठीक, इस तरीके से बन गया, क्लियर हो गया, कंडेंस फॉर्म धीरे से क्लियर हो गया। अब आता है मेटाफेस। अब धीरे से यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ से धीरे से स्पिंडल, यहाँ से यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर बन जाता है, यहीं पर ही सेंट्रोमियर बनता है। ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर दिखना शुरू हो जाता है, सेंट्रियोल दिखना शुरू हो जाते हैं, सॉरी सेंट्रोमियर, ये सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल दिखना शुरू हो जाता है। और क्या क्या होता है, ये इसमें जो है धीरे से न्यूक्लियर एनवलप धीरे से क्या होने लगता है, घुलने लगता है, ये डिसअपियर होने लगता है इस तरीके से, डिसअपियर होने लगता है। ये पहले तो दिख रहा है, अब धीरे से ये डिसअपियर होने लगता है, मतलब घुलने लगता है। इस स्टेज को बुके अवस्था भी कहा जाता है। इसको बुके अवस्था भी कहा जाता है। गुणसूत्र का संघनन, कंडेंसेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है कंडेंसेशन।
यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो केंद्रक है ये धीरे धीरे डिसअपेयर होना चालू हो गया। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है कंडेंस होना चालू हो गए, धीरे धीरे कंडेंस होना चालू हो गए ठीक ठाक। उसके बाद क्या हो रहा है, सेंट्रियोल दिखना शुरू हो गया, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप धीरे से गायब हो रहा है, घुल रहा है, और इस स्टेज को बुके अवस्था भी कहते हैं। अब आपका आता है मेटाफेज, मध्य अवस्था। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब मध्य अवस्था, समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अर्धसूत्री नहीं पढ़ रहे, कंफ्यूज मत होना। दूसरा है मेटाफेज, मध्यावस्था, मध्य की जो अवस्था है। ठीक, ये ऐसा बनेगा, मतलब मिडिल में मेटाफेज एम मतलब मध्यावस्था, मिडिल में सारे के सारे क्रोमोसोम आकर व्यवस्थित हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर दिखना शुरू हो जाएगा और सेंट्रोमियर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप चला जाएगा, न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये जो है इसमें स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र जो है मध्य में आकर दिखाई देने लगेगा। अब आपका आता है एनाफेज, एनाफेज भी 3 टाइप का होगा, बताना पड़ेगा। अब आपका आता है एनाफेज। थर्ड एनाफेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्यावस्था।
अब लास्ट में आता है टीलोफेज। पता चला? देखो ये इस तरीके से हुआ, ये ऐसा था, बीच में आ गया था सब। अब उसके बाद धीरे से अभी इस तरीके से आधे आधे क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। ये डॉटर क्रोमोसोम होगा, ये क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर। इस तरीके से हो गया। अब हमारा जो स्टेज है वो है टीलोफेज। टीलोफेज कहाँ बना हूँ मैं, यहाँ बना देती हूँ। अब पूरे के पूरे क्रोमोसोम क्या होगा, एक तरफ आगे इकट्ठा होगा, एक इस तरफ इकट्ठा होगा। जितने इकट्ठा होने थे आधे इधर इकट्ठा हो गए, आधे उधर इकट्ठा हो गए। अब धीरे से ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, समझो। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे से ये जो है, ये धीरे से अब ये क्या होने लगेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। तो रिपेल करने के कारण जो इसका जो सेल एनवलप है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो सेल एनवलप है टूट जाएगा। फिर उसके बाद इनके जो साइटोकाइनेसिस है, मतलब ये इस तरीके से हो जाएंगे, ये अपना एक पूरा एनवलप बना लेंगे, ये एक अपना एक एनवलप बना लेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और धीरे से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सेल अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। इनमें ये क्रोमोसोम जो है, ये इनका ये न्यूक्लियस, ये इनका क्रोमोसोम, ये इनका न्यूक्लियस, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये टीलोफेज कहलाता है। ये ऐसा, फिर ये ऐसा। लिखो मेटाफेज का, लिखो सेंट्रियोल अपने अपने स्थान पर, मेटाफेज का लिखो, सेंट्रियोल अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तारक काय जो है वो विभाजित होकर एक ध्रुव से मतलब दो ध्रुवों में चले जाते हैं, एक दूसरे ध्रुव की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। तारक काय विभाजित होकर एक दूसरे ध्रुव की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा में दिखाई देती है, गुणसूत्र मध्य रेखा में दिखाई देती है। तुर्क तंतु का निर्माण पूरा हो जाता है। अब लिखो तीसरा नंबर, गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है। अब उसके बाद एनाफेज ना, अब एनाफेज, एनाफेज का लिखो, एनाफेज का लिखो, पश्चावस्था का लिखो। गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है, एनाफेज में विभाजन हो जाता, एनाफेज में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करते हैं, गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन करते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या क्या होता है बताओ। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है।
प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज ये कैरियोकाइनेसिस में आ जाएंगे। टीलोफेज लिखो, केंद्रक का विभाजन बंद हो जाता है, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, आखिरी वाले में टीलोफेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे कोशिका दो समान भागों में टूट जाती है। अब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे। ये हाँ वही तो है, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो तो गया, फिर साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, लिख लो। अब उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इसको मैं रब कर दूं।